हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कैबिनेट मिशन योजना। आइए इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। ये जितने भी तथ्य हैं सब परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। तो आइए कैबिनेट मिशन योजना के विषय में चर्चा करने से पहले ये बता दिया जाए कि 26 जुलाई 1945 में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता है। और उस समय जो है 26 जुलाई 1945 को क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल मतलब अपनी सत्ता बनाती है, या क्लीमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री बनते हैं वहां पे ब्रिटेन में। उस समय क्या था कि भारत के जो सचिव थे पैंथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल जो है भेजने का निर्णय लेते हैं। कौन लेता है? पैंथिक लॉरेंस। उसके बाद ये जो संवैधानिक सुधार होते हैं, संवैधानिक सुधार के लिए शिष्टमंडल बनाया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से 3 लोग शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? एक पैंथिक लॉरेंस थे। इस शिष्टमंडल के ये अध्यक्ष थे, मतलब जो कैबिनेट मिशन था इसके ये अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। और उसके बाद दूसरे सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स के दूसरे सदस्य थे। और तीसरे सदस्य थे इसके एबी एलेक्जेंडर। ये जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष भी थे। सब प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो एबी एलेक्जेंडर थे ये नौसेना मंत्री थे। फिर कैबिनेट मिशन ने जो बात कही थी वो भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को किसने सुझाव दिया था? तो कैबिनेट मिशन ने दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। फिर उन्होंने प्रांतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। जो भारतीय प्रांत थे या ब्रिटिश प्रांत थे उनको 3 श्रेणियों में इन्होंने विभाजित किया था। आ, बा तथा सा श्रेणियों में किया था। और 16 मई, ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। तो पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव की घोषणा कब की? 16 मई 1946 ईस्वी को। ये जो प्रस्ताव की घोषणा की गई इसमें 4 महत्वपूर्ण बातें थी। कौन कौन सी बातें थी? पहला था भारत की एकता बनाई रखी जाएगी। दूसरा था मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दी गई। कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दी गई थी। महत्वपूर्ण लाइन है ये। फिर तीसरा क्या होगा? भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें होंगी। मतलब जिसमें ब्रिटिश प्रांत भी होगा और देशी रियासतें भी होंगी। चौथा क्या था कि संविधान निर्मात्री संस्था का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। जो ये संविधान सभा बनाई जाएगी उसमें 2 प्रकार के लोग रहेंगे। एक ब्रिटिश प्रांत के लोग रहेंगे, दूसरा देशी रियासतों के लोग रहेंगे। इसका मतलब यही है। फिर गांधी जी जो है कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से थे। पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो इस योजना के पक्ष में कौन था? तो गांधी जी थे। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि जब भारत में कैबिनेट मिशन आया था तो कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के आने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे या मौलाना आजाद थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कैबिनेट मिशन के समय ही गांधी जी ने कहा था कि यह योजना जो है उस समय की परिस्थितियों में सबसे उत्कृष्ट योजना थी। जिसमें ऐसे बीज थे जिसमें दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। अब हम संविधान सभा के विषय में चर्चा करेंगे। आइए तब इसके विषय में चर्चा करते हैं कि संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार कब से आया और किन लोगों ने इसके विषय में क्या क्या बातें कही और कब से लागू हुआ। तो देखिए, संविधान सभा का सिद्धांत का दर्शन जो है, इस सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम जो है 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के रूप में होता है।
और इस विधेयक को किसने तैयार किया था या किसके निर्देशन में तैयार हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ था। फिर 20वीं सदी में गांधी जी ने भी इस ओर संकेत दिया था, महात्मा गांधी ने भी संकेत दिया था, और तथा 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने भी ब्रिटिश सरकार के सामने जो है संविधान के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। मोतीलाल नेहरू ने भी 1924 ईस्वी में की थी। फिर उसके बाद क्या होता है, वर्ष 1936 में कांग्रेस का फैजपुर में कांग्रेस अधिवेशन होता है 1936 में। तो इस फैजपुर अधिवेशन में भी संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई थी। मतलब संविधान सभा का अर्थ क्या होता है, उसका महत्व, इस दोनों की व्याख्या जो है कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में हुआ था। फिर कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन किया जाता है वर्ष 1946 ईस्वी में। इनके तहत जो है संविधान सभा का गठन किया जाता है। और कैबिनेट मिशन कब आया था, ये डेट आप लोग ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, पैंथिंग लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन के ये भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पैंथिंग लॉरेंस थे। तो पैंथिंग लॉरेंस ने घोषणा करते हुए कहा था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना था। ये इन्होंने कहा था, पैंथिंग लॉरेंस ने कहा था। उसके बाद अब आइए अगले फैक्ट पे चर्चा करते हैं। इसके लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। कौन कहा था? इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत यह व्यवस्था थी कि इसके लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। और इसमें जो मतदाता थे उनको 3 वर्ग में बांटा गया। मतदाताओं को कौन थे, एक आम मतदाता थे, दूसरा मुस्लिम मतदाता थे, और तीसरा जो है सिख मतदाता थे। लेकिन जो ये सिख मतदाता थे, ये व्यवस्था केवल पंजाब प्रांत के लिए थी, केवल पंजाब प्रांत के लिए थी। फिर जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव होता है। तो पूछा जाता है कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है। ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस चुनाव में 296 सदस्यों के लिए चुनाव होना था। इसमें कितने सदस्य थे, 296 सदस्य, उनके सदस्यों के लिए चुनाव होना था। और इसमें कांग्रेस के 208 सदस्य थे, कांग्रेस के 208 सदस्य थे, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे, 73 सदस्य थे, और अन्य में 15 सदस्य थे। तो ये जो 15 सदस्य थे वो अन्य दल या स्वतंत्र उम्मीदवार थे। अब आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि जो ये संविधान सभा का गठन हुआ था, इसके सदस्य जिन्ना नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना इसके सदस्य नहीं थे। फिर इसका प्रथम अधिवेशन, जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है, प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है। ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 को होता है। और जब प्रथम अधिवेशन होता है तो उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे इसके अस्थायी अध्यक्ष। बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में होती है, और दिल्ली में इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। दिल्ली में इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। बाद में संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। आइए अब अंतरिम सरकार के गठन के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, 12 अगस्त 1946 को वायसराय लॉर्ड बेवल ने जो है जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठन करने का निमंत्रण दिया। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है, और इसमें जो है मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं रहती है। अंतरिम सरकार के गठन में
शुरुआत में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं रहती है। और कब गठन होता है? 2 सितंबर 1946 को। अब आइए, अंतरिम सरकार का जो गठन होता है, इसमें महत्वपूर्ण विभाग किसको किसको, कौन कौन सा विभाग मिला था, उसकी चर्चा हम लोग कर देते हैं। तो आइए देखिए, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था। मतलब खाद्य एवं कृषि मंत्री थे अंतरिम सरकार में। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। बलदेव सिंह रक्षा विभाग का दायित्व मिला था। बलदेव सिंह के जिम्मे रक्षा विभाग था। रक्षा विभाग। जवाहरलाल नेहरू को 2 विभाग मिला था। कौन सा? एक विदेश मामले से संबंधित विभाग और दूसरा क्या था? राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग। राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग और विदेश मामले संबंधित विभाग किसको मिला था? जवाहरलाल नेहरू को मिला था। उसके बाद आसफ अली को रेल एवं परिवहन विभाग मिला था। आसफ अली को रेल एवं परिवहन विभाग मिला था। अब आइए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। वर्ष 1946 में बेबल के कहने पर मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हुई थी। शुरुआत में तो मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में नहीं शामिल हुई थी, लेकिन बाद में बेबल के बहुत कहने पर मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो जाती है। और अक्टूबर 1946 में लीग के 5 मंत्री इसमें शामिल कर लिए जाते हैं या शामिल हो जाते हैं। कब? अक्टूबर 1946 में लीग के 5 मंत्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कितने मंत्री शामिल हुए थे? 5 मंत्री शामिल हुए थे। और लियाकत अली जो है, लियाकत अली को वित्त मंत्रालय मिला हुआ था। लियाकत अली को वित्त मंत्रालय मिला हुआ था। अब आते हम लोग, जो ये अंतरिम सरकार बना था, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, इस अंतरिम सरकार में अबुल कलाम आजाद के पास कोई भी मंत्रालय नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, अबुल कलाम आजाद के पास कोई भी मंत्रालय नहीं था। और जो ये अंतरिम सरकार गठित हुआ था, इसमें लगभग 12 मंत्री थे। तो आइए हम लोग एक एक मंत्रालय का चर्चा कर देते हैं, किसके जिम्मे क्या था। आइए उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। 12 मंत्री कौन कौन थे? ये सभी कांग्रेसी मंत्री थे। तो आइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब पूछे जाते हैं इसलिए मैं इनको बता दे रहा हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अरुणा आसफ अली थी, उसके बाद सी राजगोपालाचारी थे, शरद चंद्र बोस थे, डॉक्टर जान मथाई थे, और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल। 8वें नंबर पर देखिए, सर सफात अहमद खां थे। सर सफात अहमद खां थे। फिर जगजीवन राम थे। फिर सैयद अली जहीर थे। सैयद अली जहीर थे। CH भाभा थे और राजेंद्र प्रसाद थे। ये टोटल जो है 12 मंत्री, जो है 12 कांग्रेसी मंत्री इसमें शामिल थे। अब आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। लियाकत अली जो है प्रारंभ में शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में लियाकत अली जो है, लियाकत अली किसके सदस्य थे? मुस्लिम लीग के सदस्य थे। लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे और ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो बाद में लियाकत अली सहित 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी में मंत्री बनाया गया। मतलब जो लीग के सदस्य, पहले तो अक्टूबर जो है 1946 में लीग के सदस्य शामिल होने को स्वीकार कर लेते हैं बेबल के कहने पे, फिर 26 अक्टूबर को लीग के 5 सदस्य जो है अंतरिम सरकार में शामिल होते हैं। और जब ये 5 सदस्य शामिल होते हैं तो इसमें 3 कांग्रेसी सदस्यों को जो है मतलब हटाया जाता है। वो कौन कौन सदस्य थे, आइए उनके चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे सैयद अली जहीर थे, सैयद अली जहीर थे, फिर उसके बाद शरद चंद्र बोस थे और सर सफात अहमद खां। इन तीनों को जो है रिप्लेस किया जाता है, इन तीनों को, और इन तीनों की जगह पे क्या था, 5 लोगों को शामिल किया जाता है। तो ये जो है अंतरिम सरकार के विषय में हो गया। कुछ चर्चा और कर देते हैं। जैसे बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित होता है और यह 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहता है। मतलब बंगाल में क्या था कि फजलुल हक के नेतृत्व में 2 लोगों की सरकार थी मिली जुली, एक कृषक प्रजा पार्टी और तथा मुस्लिम लीग का,
दोनों का संयुक्त गठबंधन था और ये 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहे। और जो ये सरकार बनी थी बंगाल में, इसके प्रधानमंत्री कौन थे पूछा जाता है तो एच.एस. सोहरावर्दी थे। इसके प्रधानमंत्री एच.एस. सोहरावर्दी थे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि 16 अगस्त 1946 की तिथि जो है वो मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। फिर वायसराय के अंतरिम फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की मांग भी की थी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। एक तथ्य और है कि इसी तिथि को दंगे फैलाना या आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। और इस सीधी कार्यवाही में सबसे ज्यादा अधिक दंगे या दंगों का केंद्र रहा है नोआ खली रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य इनकी हमने चर्चा कर दी।